नमस्कार बच्चों, सभी 10th क्लास के बच्चों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने आपके लिए एक लास्ट कुछ समय पहले वीडियो बनाया था। उसमें आपका सिलेबस डिस्कस किया था कि आपके सिलेबस में क्या क्या इंग्लिश में आएगा। इस वीडियो में हम देखो ग्रामर का जो पार्ट है टेंस का वो चल रहा है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो देख लें। ग्रामर के बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप कृपया यदि 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सारे वीडियो देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पूरी पढ़ाई आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आपकी जो पोएम है रिस्क, आपके सिलेबस में एक रिस्क नाम की पोएम है। आप जैसे सिलेबस में पढ़ चुके हैं कि पोएम में से एक तो 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, दूसरी बात यह है कि पोएम में से 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन आएगी। तो यहाँ थोड़ा सा यदि आप ध्यान लगाओगे तो पोएम के अर्थ के साथ साथ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से करते हैं। तो सभी ध्यान रखें, ध्यान दें, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें और ये नोट करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुने ध्यान से। इसमें यहाँ देखो हमने पहला स्टेंजा लिया है। स्टेंजा फर्स्ट की बात यहाँ हम कर रहे हैं। यहाँ शुरुआत की पोएम की 4 लाइनें दे दी गई हैं। ध्यान रखें बच्चों। तो एक बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्क जो पोएम है उस पोएम के पोएट जेनेट रैंड है। कौन है? जेनेट रैंड, पहली बात। दूसरी बात, यह एक मोटिवेशनल पोएम है, प्रेरणा देने वाली कविता है। ये कविता हमें आज के जीवन में जीने के लिए प्रेरणा देती है और हमको प्रेरित करती है। ठीक है, देखिए इसकी 4 लाइनें यहाँ दी हैं। इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने यहाँ लिखे हैं। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सामने जो इंग्लिश लिखी हुई है वो आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है, क्योंकि उन इंग्लिश से हम इसकी व्याख्या करना सीखेंगे, इसकी एक्सप्लेन करना सीखेंगे। तो चलो पहले बात कर लेते हैं इसके हिंदी अर्थ की। तो यहाँ देखिए टू लॉफ, हम जानते हैं लॉफ का मतलब हंसना होता है। लॉफ का मतलब हंसना होता है। लॉफ एक वर्ब है। ठीक, इसका यहाँ टू लगा के सब्जेक्ट बनाया। इस फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक, इन्फिनेटिव एक नाउन बन जाता है और नाउन वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है। ये हमने एक वीडियो में बताया है सब्जेक्ट के बारे में, आप कृपया उसको देखना। तो टू लॉफ हंसना, इसका मतलब है टू रिस्क जोखिम उठाना, खतरा उठाना। हंसना या हंसना है क्या खतरा उठाना। एपरिंग, अब यहाँ देखो एपरिंग का मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना। द फूल मूर्ख, यानी कि यदि हम हंसते हैं तो हम कैसे दिखाई देते हैं? मूर्ख दिखाई देते हैं। यदि हम हंसते हैं तो उसमें खतरा उठाना है, मूर्ख दिखाई देने का। पहली लाइन की क्या व्याख्या बनेगी कि यदि हम हंसते हैं तो मूर्ख दिखाई देने का इसमें जोखिम होता है। कि यदि हम हंसते हैं, टू लॉफ हंसना, शाब्दिक अर्थ समझ लें। हंसना है टू रिस्क जोखिम उठाना, एपरिंग दिखाई देने का, फूल मूर्ख। हंसना है जोखिम उठाना, मूर्ख दिखाई देने का। अर्थात यदि हम हंसते हैं तो हम मूर्ख दिखाई देंगे, इस बात का जोखिम उठाना है। अर्थात हमें ये खतरा होगा कि यदि हम हंस रहे हैं तो हम मूर्ख दिखाई देंगे, पहली लाइन में। ठीक है, टू भी इसी तरह से रोना है जोखिम उठाना, किसका? भावुक दिखाई देने का। यदि हम रोएंगे तो लोग हमको भावुक समझेंगे, तो रोने में क्या है? भावुक दिखाई देने का जोखिम उठाना है। शाब्दिक अर्थ वही है दोनों लाइनों के। देखो इसमें वीप आ गया और इसमें लॉफ आ गया, तो यहाँ रोना यहाँ हंसना। ठीक है, इसका मतलब है टू रिस्क का मतलब जोखिम उठाना। ठीक, एपरिंग दिखाई देने का, सेंटिमेंटल भावुक। ठीक, सेंटिमेंटल का मतलब भावुक, एपरिंग का मतलब दिखाई देना, रिस्क का मतलब हैजार्ड या डेंजर, खतरा। इसका मतलब डिस्ट्रेस भी होता है, संकट। और यहाँ एक वर्ड हमने ये लिखा, अ सिचुएशन दैट कुड बी डेंजरस, एक ऐसी स्थिति जो खतरनाक हो सकती है। ठीक है, यदि हम हंसते हैं तो ऐसी एक स्थिति हमें दिखाई देगी कि हम मूर्ख हैं, इस तरह से हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो हंसने में
मूर्ख दिखाई देने का जोखिम उठाना है, रोने में भावुक दिखाई देने का जोखिम उठाना है, टू रीच आउट फॉर अनदर, रीच आउट, देखो यहाँ रीच आउट का मतलब होता है इंक्रीज, आगे की तरफ बढ़ना, अनदर दूसरे के लिए, अर्थात दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ना, इज टू रिस्क इन्वॉल्व, ये उसमें भागीदार होने का या लिप्त होने का जोखिम उठाना। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो लोग समझेंगे कि ये भी उसके साथ भागीदार है, ये उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों की मदद करने के लिए जाना, इज टू रिस्क जोखिम उठाना है भागीदार होने का। टू एक्सप्रोस, एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना, डिस्क्लोज प्रकाश में लाना, टू एक्सप्रोस फीलिंग भावनाओं को प्रकट करना, इज है टू रिस्क जोखिम उठाना, एक्सपोजिंग प्रकट करने का दिखाने का, ट्रू सेल्फ अपना वास्तविक स्वभाव। यदि हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसमें हमें अपना वास्तविक चेहरा, अपना वास्तविक रूप दिखाई देने का जोखिम होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ 4 बातें दिखाई दे रही हमें। क्या कह रहा है कवि कि हंसने में मूर्ख दिखाई देने का जोखिम उठाना है, रोने में भावुक दिखाई देने का जोखिम उठाना है, किसी की मदद करने के लिए जाने में उसके साथ जुड़े होने का जोखिम उठाना है, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में अपने वास्तविक अर्थ को, अपने वास्तविक चेहरे को, अपने वास्तविक स्वभाव को प्रकट करने का जोखिम उठाना है। ठीक है, तो ये सभी इसके डिफिकल्ट वर्ड हैं। अब यहाँ जो इंग्लिश में वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं ये आपको काम में लेने हैं। अब यहाँ देखो रेफरेंस में क्या है, आप याद रखना जब हम पोइम की व्याख्या करते हैं तो हमें रेफरेंस देना होता है। ठीक है, रेफरेंस में क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि ये जो लाइंस दे रखी हैं, यहाँ तो हमें पता है ये रिस्क में से है, तो कोई सी भी लाइन किसी भी पोइम में से हमें आ सकती है। तो हमारे लिए जो 4 लाइन दे रखी हैं वो किस पोइम में से हैं, पहले तो ये लिखना है। दूसरा, रेफरेंस में हमें ये लिखना है कि उसका पोइट क्या है, कौन है। और तीसरी बात, हमें लिखनी है उस पोइट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो रेफरेंस की शुरुआत हम कैसे करेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, फ्रॉम द पोइम रिस्क, ये पंक्तियां रिस्क कविता से ली गई हैं। कंपोज सृजित की गई हैं, बनाई गई हैं बाई जेनेट रैंड, जेनेट रैंड के द्वारा। ये जो कविता है रिस्क, ये जेनेट रैंड ने लिखी है और इस रिस्क पोइम में से ये लाइन ली गई है। ठीक है, ये रेफरेंस आप याद रखें। रेफरेंस आप इस पोइम के लिए जितनी भी लाइन बनेगी सब में यही आएगा। ही वॉज बोर्न ऑन 16 सितंबर 1923, यानी कि उसका जन्म 6 सितंबर 1923 को हुआ था और मृत्यु अप्रैल 1987 में हुई थी। ये जेनेट रैंड के बारे में थोड़ी सी हमने इंफॉर्मेशन लिखी है। नेक्स्ट बात देखें, कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं हम कि ये जो कविता की लाइन यहाँ लिखी गई हैं उनमें क्या अभिव्यक्त किया गया है, कवि उनके द्वारा क्या कहना चाह रहा है, तो उसका सार हमें यहाँ थोड़ा सा लिखना है। तो यहाँ देखिए इन सभी बातों में ये आ रहा है कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उस प्रत्येक काम में रिस्क है, खतरा है, जोखिम है। यदि हम नेगेटिव चलेंगे तो जीवन का हर काम एक खतरा है, और यदि हम पॉजिटिव चलेंगे तो जीवन में कोई खतरा नहीं है। ये हमारी सोच के ऊपर है। तो कभी ये कहना चाह रहा है कि जो रिस्क है वो हर काम में है, खतरा हर काम में है। हमें किस तरह से उसको समझना है, देखो इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि क्या कह रहा है, देखो देयर इज ए सिचुएशन, एक स्थिति है, दैट कुड बी डेंजरस, जो खतरनाक हो सकती है। कवि ये कह रहा है कि एक खतरे की स्थिति है, देयर इज ए सिचुएशन। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, देखो देयर इज ए सिचुएशन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज ए रिस्क। ये रिस्क का मतलब है ना, यहाँ लिख रहा है, ये किसका अर्थ है, रिस्क का। तो प्रयास ये करें कि वर्ड प्रॉपर जो वर्ड है वो ना लेके उसकी जगह उसका बीन ले एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, उसका सिमिलर जो अर्थ आ रहा है वो लें कि देयर इज ए सिचुएशन दैट कुड बी डेंजरस। तो ये आपको याद नहीं हो तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, रिस्क लिख सकते हैं कि एवरीथिंग वी डू, जो कुछ भी हम करते हैं उस सब काम में खतरा है। कई सारे हमने यहाँ काम बताए, आप देखिए इन सब कामों में खतरा है। ठीक है, रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट
इंटीग्रल पार्ट का मतलब है अभिन्न अंग ऑफ लाइफ, जीवन का। खतरा जीवन का अभिन्न अंग है। आप देखिए बच्चे के जन्म से लेके जब वो बड़ा हो जाता है और अपनी पूरी उम्र प्राप्त करके जब लास्ट में डेथ होती है तो तब तक जीवन में खतरा है। ठीक है, तो रिस्क जीवन का एक अभिन्न अंग है। इफ़ वी वांट टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, वी शैल हैव टू टेक रिस्क, तो हमें खतरा उठाना होगा। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमें खतरा उठाना होगा। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना खतरा उठाए, वी वुड नॉट गेट एनीथिंग, तो हम कोई भी चीज़ कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान रखना कि ये जो कॉन्टेक्स्ट की हमने लाइन लिखी है, देखो इस पोएम में कई स्टेंजा बनेंगे। हम पहले स्टेंजा को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रत्येक स्टेंजा के रेफरेंस में आप यही लाइन लिखना, ठीक। और इसकी शुरुआत के कुछ जो स्टेंजा बनेंगे उनमें कॉन्टेक्स्ट में भी यही आप लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से में। तो ये दो चीज़ें तो आपकी फिक्स हो गई। हम देखिए इन 4 लाइनों के अनुसार हमें व्याख्या बनानी है। ध्यान दो, बनानी है। कैसे बनाएंगे? इन दिस ओपनिंग स्टेंजा, ये लाइन हमारी ये शुरुआत का है तो इसमें लिख दिया ओपनिंग स्टेंजा, ठीक। अगर हमें ये पता नहीं हो कि ये शुरुआत का है कि बीच का है कि कब का है, तो आप ओपनिंग वर्ड हटा देंगे। आप क्या लिखेंगे? इन दिस स्टेंजा, ठीक है। इस स्टेंजा में, इस पद्यांश में पोएट सेज दैट, कवि कहना चाहता है कि नथिंग कैन बी डन विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना खतरा उठाए कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या कह रहा कवि? कि बिना खतरा उठाए कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ देखो सभी 4 जो लाइनें हैं, चारों में कवि कोई ना कोई डेंजर की बात कर रहा है, हैजर्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसलिए ये लाइन हमने लिखी। तो इस तरह से आप ये जो लाइन है ये आप बिगिनिंग में, शुरुआत में, एक्सक्लेमेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ प्रत्येक लाइन में एक कंडीशन बना दी उसने कि यदि हम हंसेंगे तो, यदि हम रोएंगे तो, यदि हम किसी की मदद करेंगे तो इसको हम कंडीशन के रूप में बना देते हैं, ठीक है। कंडीशन हमारी कैसे बन जाएगी आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। तो यहाँ हम कैसे बनाएंगे? एक तो इफ लगा देंगे, उसके साथ सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हम क्या लगा रहे हैं? वी लगा रहे हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो ऐसे इस लगा देते, उसके साथ जो कुछ भी वो लगा दो। और लास्ट में जो दूसरा क्लॉज बनेगा उसमें हम सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस V1, ठीक है। ये आपको लगा के बनाना है। तो यहाँ देखो इफ लगा दिया हमने, यदि हम हंसते हैं, वर्ब ले ले लॉफ, इफ भी लॉफ, यदि हम हंसते हैं, ठीक। इसी में जोड़ दें वी फियर, तो हमें भय होगा, पीपुल वी फियर, हमें भय होगा। तो ये लाइन देखो यहाँ एक कॉमन हमने बना दी। आपको बदलना क्या है? ये क्रिया बदलते चलो, ये बदल दो और यहाँ पर ये बदल दो। इफ वी लॉफ, यदि हम हंसते हैं तो हमें भय होगा किसका? लोग हमें मूर्ख कहेंगे। यदि हम रोएंगे, वी बदल दिया हमने, तो वी फियर पीपल कॉल अस। देखो ये लाइन सेम आएगी। मैं यहाँ गोले में जो बना रहा हूँ वो शब्द बदलना है। यहाँ लॉफ आया, ठीक। यहाँ क्या लिया हमने दूसरे में? वी। और यहाँ सेंटिमेंटल का क्या आ गया? इमोशनल। बाकी पूरी लाइन सेम है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, रीच आउट फॉर अनदर। रीच आउट फॉर अनदर का मतलब हेल्प अदर्स। इफ वी हेल्प अदर्स वी फियर पीपल विल कॉल अस, लोग हमको क्या कहेंगे? अब इस इन्वॉल्वमेंट का क्या लिख दिया हमने? इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। और यदि हम इसमें चाहें तो ये लाइन भी जोड़ सकते हैं, इंगेज्ड, इंगेज टू अदर्स, दूसरों से हमें जुड़ा हुआ। अगर ये याद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत लिखें। 3 लाइन की व्याख्या हो गई। चौथी लाइन इफ वी, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोज की जगह क्या लिखा? एक्सप्रेस, ठीक। और किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? फीलिंग्स, किसकी? हमारी, अवर फीलिंग्स आ गया। वी फियर ऑफ हमारे पास है ही। अब इसके साथ क्या कर रहे हैं हम? किसका वह है? क्योंकि यहाँ एक्सपोजिंग आ रहा तो यहाँ हम शोइंग लिख देंगे। लास्ट में योर की जगह अवर हो गया, क्योंकि यहाँ योर का भी हमारे लिए कह रहा है, हम आंसर खुद लिख रहे हैं तो हम अवर। और ट्रू सेल्फ का क्या आ गया? रियल फेस। तो इस तरह से ये चारों लाइनों की एक्सप्लेनेशन हो गई। लास्ट में इसके हम लिखेंगे 10 देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग। इस तरह से हर चीज़ में जोखिम है।
तो ये इन 4 लाइनों की व्याख्या हो गई। नेक्स्ट इसमें आप नोट लिखोगे, ये नोट सभी में आ सकता है कि मैनी मेंशन्ड अपोजिट इमेजेस, बहुत सारे उल्लेखित विपरीत चित्र एक्सप्रेस अभिव्यक्त करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के व्यावहारिक पहलू को, एंड ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मानव के वास्तविक स्वभाव को, मनुष्य का जो वास्तविक स्वभाव है उसको यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये नोट आपको लास्ट में लिखना है। पोइम का अर्थ समझें, अर्थ आपको लिखने को नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करें। आप मीनिंग्स करें कि कौन सी वर्ड का यहाँ पर क्या है, और भाव समझ में आना चाहिए, और ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको याद होना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन इन लाइनों में से हमने इस तरह से बनाया। तो ये आप फटाफट नोट करें, ठीक है। ये आपकी समझ में आया या नहीं, ये आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे इस चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं उनका लाभ ले सकें। बच्चों, आपको सारी चीज़ मैं स्पष्ट कराऊंगा। अभी थोड़ा कम समझ में इसलिए आएगा क्योंकि आपने टेंस नहीं सीखी, ये एक शुरुआत में कर रहा हूँ। आपको टेंस का टॉपिक सीखना है तो टेंस की वीडियो आप देखें, उसमें आपको 10th क्लास में किस तरह के प्रश्न आते हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। आप ये लिखें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।